बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। फैसला हो गया, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड ये है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शक भी ये है कि अगर इंतखाबात डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या अगर लोअर जुडिशरी की ज़ेर निगरानी हुए तो फिर तो शायद ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के ज़ेर एहतमाम किए गए इंतखाबात तो फिर काम ख़राब होगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है वो नहीं मिल सकेंगे। मोहन सलाई साहब ने जो रिसेंटली कहा वो हमने आपके सामने रखा। उनके बकौल तो ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी हुकूमत से पूछे बगैर बाथरूम नहीं जा सकती, वो साफ और शफाफ इंतखाबात कैसे करवाएगी। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन उतना ताकतवर नहीं है जितना कि हमसाया मुल्क भारत के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन हेविली डिपेंडेंट है हुकूमत के ऊपर वसाइल के हवाले से, रियासत के ऊपर वसाइल के हवाले से, एग्जीक्यूटिव फोर्स के हवाले से, और कुछ लॉ मेकिंग भी ऐसी है जो कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को मजबूत ऑस्टेंसिबली तो बना देती है, लेकिन इफेक्टिवनेस के अंदर अभी भी मसाइल हैं। इसका जिम्मेदार कोई एक शख्स नहीं बल्कि इसका जिम्मेदार पाकिस्तान का सियासी ढांचा है या इंतज़ामी ढांचा है जो कि हमेशा से ऐसा ही रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना कि इंतखाबात डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या लोअर जुडिशरी के तहत ही हों, उसके अंदर जोर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार इस बात को री एंडोर्स कर रही है, इस पर री एम्फसाइज कर रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह भी है कि वो ब्यूरोक्रेसी जो कि इस वक्त ख़ास तौर पर पंजाब में, जो कि बैटल ग्राउंड है पाकिस्तान के अंदर किसी भी जमात के लिए, अगर उसने हुकूमत बनानी है तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी जमात अगर डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मसाइल का सामना कर रही है, वहाँ इन्फ्लुएंस किसी और जमात का है और एक जमात को मसाइल हो रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मामला कहाँ जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान साहब जो कि इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो क्या कहते हैं सुनिए। मुतालिबा पहले दिन यही रहा है कि रिटर्निंग अफसर को जो जुडिशियल अफसर है, सेशन जजेस और सिविल जजेस, उनसे लिए जाए ताकि इसमें आखिरी इलेक्शन वाले दिन जितना प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उससे इलेक्शन की फेयरनेस से और इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर बड़ा असर पड़ता है। याद रहे कि 2013 में जब इंतखाबात हुए तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या लोअर जुडिशरी से हम कहते हैं, उसी के तहत इंतखाबात करवाए गए थे। आपको अगर मैं याद करवा दूं तो 2013 के इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा एतराज़ करती रही और ये कहती रही कि जो रवैया पाकिस्तान की जुडिशरी ने अपनाया 2013 के इंतखाबात में वो नहायत शर्मनाक था। इमरान खान साहब ने ये जुमले कहे, ये अल्फाज कहे और उनको तौहीन अदालत में इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने बुलाया भी, लेकिन ये गर्दान वहीं तक रुकी नहीं और चलती रही। 2017 के अंदर मरहूम नईमुल हक साहब, उन्होंने क्या फरमाया 2013 के इंतखाबात के हवाले से, साजिश क्या भेजेगा, लेकिन उन्होंने तो और बहुत सी बातें की। अब आरओज़ पर प्रेशर डालकर अगर नतीजे बदलवाए गए 2013 के इंतखाबात में, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना दुरुस्त है कि वो इंतज़ामिया, वो ब्यूरोक्रेसी जो कि हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम होगी और मातहत होगी, टेक्निकली तो वो इलेक्शन कमीशन को आंसरेबल होगी इलेक्शंस के दौरान, लेकिन क्या वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकेगी पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान की सियासी तारीख को जहन में रखते हुए ये सवाल बहुत अहम है। और इलेक्शन किस तरह के होंगे, किस जमात को कितने वोट पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर कौन सी जमात हुकूमत बना पाएगी और कौन सी ऐसी जमात है जिसके उम्मीदवारों को घर वाले भी वोट नहीं देंगे। ये बात मैंने इसलिए कही है कि इसका आगे चल के जिक्र भी होगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद है, उसमें किसी तारुफ के मोहताज नहीं। काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब रऊफ़ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, बहुत शुक्रिया रऊफ़ क्लासा साहब आपका। और जनाब आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इससे पहले कि मैं ज़रा आपके साथ मज़ीद बातें कर पाऊँ या आपके सामने कुछ मज़ीद हक़ाइक़ रख पाऊँ, आज एक ट्वीट हुई और वो ट्वीट की गई एहसन इकबाल साहब की जानिब से, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं, नहायती मोतबर शख्सियत है, सीनियर सियासतदान है। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट की उसके अंदर एक क्लिप है, वो क्लिप मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। और वो क्लिप उन्होंने दिखाया है, इस क्लिप का बैकग्राउंड ये है कि 2019 के इंतखाबात हुए और ये जलंधर की सीट थी, भारत के अंदर इंतखाबात हुए और ये कैंडिडेट थे जिनका नाम था नीतू शटरावाला। और इस क्लिप के अंदर जो है वो तो आप देखिएगा, लेकिन जनाब एहसन इकबाल साहब ने फरमाया है कि इंशाअल्लाह पीटीआई के उम्मीदवारों का 8 फरवरी की शब इससे मिलता जुलता रद्द अमल होगा। अब इसका बैकग्राउंड ये है, बाद में पता ये चला कि इनको 800-900 वोट पड़ गए थे और शायद उस वक्त रिजल्ट ठीक नहीं आया था। लेकिन
काजी साहब, ये बड़ा टॉल क्लेम है, इससे पहले क्या आ जाए, वैसे वहाँ पर भी जो इंतज़ामिया है वही इंतखाबात करवा रही होती है और ब्यूरोक्रेसी रिपोर्ट करती है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन ये जो क्लेम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और एहसन इकबाल साहब की जानिब से, फिर ऐसे ही होगा कि पीटीआई को या कैंडिडेट नहीं होगा तो या वोटर नहीं होगा? एक पहलवान की टांगें और बाजू बांध के परे फेंक दें तो यही होगा ना। अच्छा। कल मैं और सोहेल बड़ाई साहब एक शो में थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उनका जी इलेक्शन हो रहा है, कहते हो तो रहा है मगर किसके दरमियान हो रहा है? हाँ, मैं अकेला ही दौड़ा और नंबर 1 आया। नंबर 1 आ गया। अच्छा। तो शायद ऐसे ही हो, मगर मैं फैक्चुअली उनसे एग्री नहीं करता, क्योंकि कल मैं जब कॉमसैट यूनिवर्सिटी में बच्चों को देख रहा था, अच्छा, तो मैंने मेरा ख्याल एक भी नहीं लगा जड़ा खान साहब दा वोटर यू नो जो रिस्पांस आ रहा था बच्चों का, ओके, वो खान साहब के साथ है। लेकिन देखे ना, एक और भी मुझे बात समझ नहीं आती, हालांकि वो धांधली के इंतहाई आला और खुदकार तरीके मार्ज वजूद में आ चुके हैं जी। मेरा मतलब है अभी मियाँ साहब आए नहीं तो पहले बता दिया कि जी हो रही है, तुसी नहीं होगे। लुक एट द कंट्री एंड द एनवायरनमेंट एंड लुक एट द हमारा टोटल क्या है कि पहले से पता है जी कि इनकी आंधी जमानत हो जाएगी, ठीक है, या आंधे अंदर हो जाएंगे। मतलब ये पहले साड़ा पेशन गोई का एक ऐसा खुदकार निज़ाम है, आला निज़ाम है कि हुण सारे रिजल्ट्स का जो है हमें पता है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी द फार्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब आई वुड लाइक टू नो कि भाई तुसी इन्हां नूं बाहर किवें रखना है, उन्होंने अंदर किवें ले आना है, क्योंकि पहले जो होता था ना, ये बात दुरुस्त है कि 19-20 तो हो जाता है और हमेशा होता है, और हर इलेक्शन के बारे में हम इतराज़ नहीं करते। ये पॉलिटिशियन जो है, इनकी दो बातें हैं जिन पे ये इनका एग्रीमेंट है। एक कहते हैं तुसी ज़्यादा करप्ट हो, कहते नहीं तुसी असी घाटा, तुसी कामयाब हो। एक कहते हैं आपने इलेक्शन चुराया था, लेकिन ये तुसी भी चुराया सी। अगर आपने अपने असासों का जवाब देने के पहले अपने का दे, आपने 26 रुपए चोरी किए थे, नहीं जी मैंने 25 किए थे, आपने 35 किए थे। अच्छा। यानी देयर इज अ कंसेंसस ऑन दी होल्डिंग ऑफ रिग्ड इलेक्शंस एंड करप्शन, इनके माबैन। अगर आपको लगता है कि 2024 का इलेक्शन जिस तरह हम जा रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है, एक सिस्टम मशीनरी मौजूद है, आपको लगता है रिग्ड इलेक्शन होने जा रहा है? देखिए जी, रिग्ड इलेक्शन इससे ज़्यादा क्या होता है? मुझे एक बात बताएं, मुझे समझ नहीं आती कि ये पीटीआई वाले की क्या बात कर रहे हैं। भाई इसी जुडिशरी से तुम करवाना चाहते हो ना, जो जाके कहती है कि चलो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो अगर तुमने आज़ाद होना है तो। उन्होंने बाय द वे कमेंट कर दिया। नहीं, मैं एक बात नहीं सर, मैं आपको बात बताऊं, देखिए ना, एस्टेब्लिशमेंट के 2 हिस्से होते हैं, एक सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट भी है, इट हैज टोटली कैपिचुलेटेड, लम्बे पे गए, लेट गए। उसकी क्या वजह है? किसके आगे? मैं इधर सियासतदानों के भी आगे लेटे और परमानेंट जो है वो उसके आगे भी लेट गए। फिर मुझे ये बताएं, यहाँ क्या लाहौर में इंटरव्यूज नहीं होते थे? ल्यूक्रेटिव पोस्ट क्या होती है यार? 19वीं ग्रेड की तनख्वाह तो वही है। तो ल्यूक्रेटिव पोस्ट के लिए कौन बैठ के यहाँ पे पंजाब में इंटरव्यू लेता था? तो बाहर चुप करके बैठे होंगे सिर्फ ब्यूरोक्रेट। मैं कहता हूँ की CSS किया तुसी यार, ऐसे ही किया कि एक पोस्टिंग के लिए जो एक चौखट पर बैठ के एक अनपढ़ आदमी के सामने यही कर रहे हो, जिस तरह मुनव्वर ज़रीफ साहब फरमाते होते थे। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो ये जुडिशरी के जरिए होगा या किसी के जरिए होगा, या पहले तय हो चुका है यार। हम नहीं कहते, जो कहा गया, जो पेशेंट गोइयां की गई आएंगे वहां पे उनका वो हो जाएगा, क्या कहते हैं जो। बट एक कानूनी अमल भी तो है ना काजी साहब, कि अगर वो कहते हैं, पीटीआई कहती है जी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, अदलिया, लोअर अदलिया, उसके तहत हो, उनको बनाया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि हमें तो जवाब है, इसलिए क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है जी कि किसी चीफ जस्टिस ने मुस्बत जवाब नहीं दिया, और एक चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने लिखा कि 13 लाख केसेस पेंडिंग है और पेंडेंसी बढ़ जाएगी। मसला ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन का जो कानून है, इलेक्शन एक्ट जो है हमारा, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 50 के अंदर कि जी पहले या तो वो अपना अमला देंगे इलेक्शन कमीशन वाले, नहीं तो वो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाएंगे। तीसरे पे आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, और लिखा हुआ है ना कि या ये होगा या ये होगा या ये होगा। उसमें गैर कानूनी एलिमेंट कोई नहीं है, कोई गैर कानूनी एलिमेंट नहीं है। बात ये देखें ना, आप अल्टीमेटली जाएं भाई, जब एक बाय एंड लार्ज सेंसस हो गया, कंसेंसस हो गया कि जनाब ये आ रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं, इन्होंने बंदे इकट्ठे करो, इनको बाप दे दो, इनको फलां दे दो, इनको फलां दे दो, तो एवरीथिंग इज रिट लार्ज। आपको लगता है कि ये इनकी अहमियत नहीं है बाकी चीजों की, ये ऑलरेडी सेटल्ड है और डिसाइडेड है कि कौन है कैसे? मैं तो कह ही नहीं रहा। जब मियाँ साहब वहां से उड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अल्फन कहता हूं कि मैं PM बन के आ रहा हूं। जब वहां से लंदन से आ रहे थे तो उन्होंने खुद कहा है। उसके बाद बाकी लोग भी कहते रहे। अच्छा राणा साहब, इससे पहले मैं कासा साहब इसके ऊपर रोशनी डाले, जरा आप फरमाइएगा, ये जो एहसन इकबाल साहब ने कहा है, ये अब क्या वाकई पीटीआई का हाल ये नीतू शटरा वाला की तरह का होगा कि या पर नहीं हुआ? तो काजी साहब को तो ये भी मुझे फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो यार कैंडिडेट ही नहीं होगा तो वोट क्यों पैना है, मतलब वोट किसको डालेगी पीटीआई जब कैंडिडेट ही बेचारा कोई नहीं होगा।
तो ये हाल होगा, और इसलिए एहसन इकबाल साहब इतने कॉन्फिडेंट है। राणा साहब, वो जिसका आपने क्लिप सुनवाया वो कह रहा था ना कि मेरे घर दे 9 वोट सन। तो पाकिस्तान में तो मुहावरा दूसरा मशहूर है ना कि 3 वोट ते मेरे सन ते चौथा अगे उन्हें गाली कड्डी सी कि कौन कर गया काम मेरे नाल। ठीक है, तो बात ये है सिंपल सी कि ये सब जगह पे इस तरह की मिसालें चलती हैं। हम राजी हो नहीं सकते क्योंकि हमें सिस्टम ठीक करना नहीं है। अच्छा, 2013 में जब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये आरओ इलेक्शन है तो ये अदलिया थी। 2018 में अदलिया थी, 85 और 88 में इंतज़ामिया थी। ठीक है, और 85 में जनरल ज़ियाउल हक ने उमर खान आफरीदी और ख्वाजा ज़हीर उस वक्त डीसी थे और 2 लोग और थे, उनकी एक कमेटी बनाई कि हमें इलेक्शन किन से कराना है। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ना फौजियों से कराएं ना अदलिया से कराएं और आप ब्यूरोक्रेसी से कराएं। ठीक, और चूंकि पीपल्स पार्टी ने तो वैसे ही बाइकआउट किया हुआ था, आपको पता है, बाय एंड लार्ज हो गया इलेक्शन। अब 18वीं तरमीम के बाद पहली दफ़ा उसमें प्रोविज़न दी कि आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी लगा सकते हैं, जो इंडिया में तो ऑलरेडी है। ठीक, अब होना ये चाहिए था कि अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, इख्तियारात दिए हैं। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेला सब इख्तियारात रखता था, अब कमीशन को दिए गए और 5 मेंबर बनाए गए। तो जब ये जो हमालिया की बुलंदी के अखलाकी दावों वाले वज़ीर आज़म आए थे तो इन्हें चाहिए था कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए उस चीज़ को आगे लेके बढ़ते। उनकी तो अपोजिशन इतनी माठी थी कि पहले दिन शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत की ऑफ़र कर रहे थे। उनसे तो ज़्यादा अच्छी सबमिसिव अपोजिशन थी कोई नहीं, और वो जो चाहते करा लेते। देखें कितनी प्यारी अपोजिशन थी कि वज़ीर आज़म नाराज़ है और आर्मी चीफ और DGI ब्रीफिंग दे रहे हैं और वो बैठी है अपोजिशन वहाँ पे कौमी सलामती के मामलात को लेके, और वज़ीर आज़म को कोई परवाह नहीं है कि मैं नहीं बैठता इन चोरों और डाकुओं के साथ। अब किस चीज़ का गिला है, जब वक्त था कि वो सारी चीज़ें जितने लेक्चर थे उन पे अमल दरामद कराते, वो नहीं करा सके। बट गिला इसी बात कह रहे हैं जो हम जितने मर्जी दुनिया के दावे। राणा साहब, गिला इस बात का है, शायद हमारे तो तहरीक इंसाफ के दोस्त है कि भाई पहले हमारे सजन या मोहब्बत हमारे साथ थी, अब हमारे साथ नहीं है, अब हमारे साथ अब हमारे मुखालिफिन के साथ है। गिला मोटा यही है ना, और क्या गिला होना है। और जो अभी काजी साहब ने बात जो फरमाया वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब वहां से चले थे तो वजीर आजम बन के चले थे। ये प्रेडिक्टेबिलिटी है हमारे मुल्क के सियासी निजाम की। वैसे इस तरह का नवाज शरीफ का बयान ना मुझे ये दिखा दे, मैं छेड़ना नहीं चाह रहा था इस बात को। ये PTI थी और पीपल्स पार्टी थी जो उनके चलने से पहले उन्हें चौथी दफा का वजीर आजम डिक्लेयर करनी थी, और हम और आप सब कह रहे थे कि नवाज शरीफ का काम इन दोनों ने आसान किया है। वैसे मुझे नवाज शरीफ का कोई बयान इस तरह का दिखा दे, कोई एक, लंदन का भी पाकिस्तान का भी कोई। अब आप आ जाएं कि जो हम कर क्या रहे हैं, मतलब हमें वो फौजी 2018 के भूल गए। पहली दफा पोलिंग स्टेशन के अंदर उनको खड़ा किया गया, और जो पोलिंग एजेंट जो बुनियादी तौर पे उम्मीदवार ही होता है उसका, वो जो उनसे कहा गया कि फ़ोन भी साथ नहीं लाना, चूंकि वो ठप्पे लगवाए गए, जो एतराज़ात हुए सारे RTS बिठाया गया कि सबूत भी कोई नहीं छोड़ा, चूंकि पोलिंग एजेंट से कहा गया कि आपने मोबाइल नहीं लाना अंदर। आप मुझे बताएं कि उस धांधली पे सारे खामोश थे, वो सबके लिए ठीक थी। और शहबाज शरीफ ने बामरे मजबूरी कोई 24 घंटे या 36 घंटे पहले एक खत लिखा था कि जनाब ये बहुत ज्यादती हो गई है। वो भी उनको लोगों ने कहा कि हुजूर रिकॉर्ड पे तो ले आए कि इस धांधली को कि ये गलत काम होना है, और सबको नजर आ रहा था। अब हमारे यहाँ पता क्या बहस होती है जी, आप 2018 की बात करते हैं, आज की बात कर लें। भाई आज की बात बहुत सारे कर रहे हैं ना, जो 2018 में नहीं कर रहे थे, हम तो उस वक्त भी कर रहे थे, हम आज भी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम बनाना किसने था, अब तो मियां संभालना पड़ेगा। नहीं बट सर बात ये है, कैसे इलेक्शन होने जा रहे हैं सर, बात ये है राणा साहब जो आपने बात फरमाई, मैं इसको जरा आगे लेके चलता हूँ। रऊफ क्लास साहब, इशू यहाँ ये है कि जैसे 2018 में राणा साहब भी यही हैं माशाल्लाह, आप भी यहीं पर हैं, आप सबको पता है, मुझसे ज़्यादा पता है कि ये सबको पता था कि क्या होने जा रहा है। महीना डेढ़ दो पहले ही पता लग गया था ना कि क्या होने जा रहा है 2018 में। इसी तरह काजी साहब का आर्गुमेंट ये है कि भाई एक प्लेयर के हाथ बांध दिए, हाथ पांव बांध के उसे फेंक दिया, और दूसरे को कहा चले मेरी दौड़े, तो जो बांध के पड़ा हुआ है किसी जगह उसको तो कुछ नहीं होगा, वो तो नहीं रेस जीत पाएगा या रेस में कम्पीट भी नहीं कर पाएगा, और जो दौड़ रहा है वो इवेंचुअली जीत जाएगा। यही शायद 2018 में हुआ, इसकी इंटेंसिटी शायद कम हो, लेकिन आज बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा ख्याल है ये जो आपने अभी बात की है ये टिट फॉर टैट चल रहा है। और जो अभी इन राणा साहब ने भी ये तफसील कुछ बताई है, कोई फर्दर कोई मैं इसको लेकर चलता हूँ। आज मैंने एक उसमें दुनिया अखबार में मेरा कॉलम था, अच्छा तो नहीं लगता पता अपनी बात का मैंने पढ़ा करे और अपने आप को वो ज़्यादा वसियाना बनाने की कोशिश करे, लेकिन क्योंकि रेफरेंस और ये सारा टॉपिक वही है, तो मैंने ये बात की थी कि खान साहब और उनकी पार्टी, अभी आपने सुनाया भी सही,
आज उन्हें अदलिया बड़ी प्यारी लगना शुरू हो गई कि अदलिया के इलेक्शन करवाएं। अभी पिछले जो इलेक्शन जो थे 2013 में अदलिया ने करवाए थे। आपने तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब पे चढ़ाई की थी। आपने कहा था वो तो आरोज को जाके खिताब कर रहे थे, आरोज को मैनूवर कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे और धांधली की गई थी। तो जो जब आपको फिर उसके बाद 2000 अगर उसमें 18 वाले देखें तो डायरेक्टली उसमें आर्मी के उसमें हो रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है। उस वक्त भी चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए थे, निसारी, उसमें भी जज साहब बैठे थे, इलेक्शन कमिश्नर जो अगर आपको मेरे सरदार रजा साहब थे, अगर मैं नाम सही याद रिटर्निंग अफसर भी अदलिया तो उस वक्त तो सारे लोग आपके बैठे हुए थे। जनरल बाजवा साहब भी बैठे थे, जनरल फैज साहब भी बैठे थे, तो आपने इतराज नहीं किया। सो जब ये चीज़ें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, मानी जा चुकी हैं कि जिस उम्मीदवार को सामने लाना है, तो फिर उसके बाद उन्हें अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने हैं। मतलब फौज ने भी इलेक्शन करा के देखे हैं, उन पे भी मुतनाज़ा रहे हैं, अदलिया ने भी करा के देखे हैं, वो भी मुतनाज़ा रहे हैं। आपने फिर उसके बाद इसके ब्यूरोक्रेसी ने कराए, वो भी नहीं माने। आप किसी चीज़ को तो मानते नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि खान साहब अकेले थे जिन्होंने नहीं माने, जरदारी साहब ने नहीं माने, नवाज शरीफ साहब ने 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट नहीं माने, 2002 वाले नहीं माने थे। डायरेक्टली फौज उस वक्त इनको मैनेज कर रही थी, एजेंसीज कर रही थी। सो जब ये तय हो चुका है कि हमारा सियासतदान सिर्फ उन्हीं इलेक्शन को ये फ्री फेयर समझते हैं जिसमें वो वजीर आजम बनने को मुखालिफ बन जाए तो वो फिर धांधली है। तो फिर आप मैं यहाँ पे उसका राना साहब या काजी साहब फिर क्या कर सकते हैं? एक ही हल है, जो मैंने मजाक में आने लाइटर टोन मैंने आज सजेस्ट किया था कॉलम में, एक ही हल है इस पूरे इस दंगल को, लकी रानी सर्कस खत्म करने को। वो ये है कि 3 वज़ीर आज़म बना दें, इनको तीनों को दफ्तर दे दें वज़ीर आज़म हाउस में, सारा दिन दरबार और दरबारी और खुशामदी बैठे हैं, इनको बादशाह, उसके बाद इनकी आके उसमें उस कलमे पढ़ें, तो इनकी आके वहाँ पे इनको एक मुकाबला होना चाहिए खुशामद का, लतीफ़ों का, जुगतबाजी का, ये तीनों खुश रहेंगे। अपना अपना दरबार लगाएं तो इस मुल्क में सुकून हो सकता है। इन तीनों को बना दें जनाब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खर्चे पहले भी हो रहे हैं, एक और खर्चा और सही, एक गुनाह और सही वाला हिसाब है। इन्होंने 8 फरवरी के बाद में नहीं माना, उन्होंने उस वक्त जुलाई के बाद उन्होंने नहीं माना था, पीछे चले जाए तो फरवरी के बाद उन्होंने नहीं माना था। सो कोई इस मुल्क में इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं। अच्छा, एक साइड पे तो ये है, दूसरी साइड देखें, इन तीनों इदारों से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके हिस्से में क्या इतनी बदनामी आपने ली, इतने बदनाम हुए, खुद को डिफेम किया, अपने इदारे को किया, अपने सर्विसेज को किया, अपने कैडर को किया, क्या मिला आप लोगों को? मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। आप लोग रजिस्ट नहीं कर सकते, ये मुल्क आपका नहीं था। आपने जरदारी साहब या उसमें इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, फलाने साहब, उस वक्त गिलानी साहब, फलां को खुश करने के लिए आपने उनके लिए सारे काम करने थे। आपके हिस्से में क्या बदनामी है? आज हालत ये हो चुकी है, 3 बिगेस्ट पिलर है ना, एस्टेब्लिशमेंट है आपकी, उसके बाद ये होगी ब्यूरोक्रेसी, होगी अदलिया, मतलब तीनों डिफेम हो चुके हैं, तीनों पे कोई बंदा एतबार नहीं करता। सो इससे पहले कि सियासतदानों की तरफ हम जाएं, जरा इन लोगों से पूछना चाहिए कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी सेव करने के लिए क्या किया? लेकिन आपने लोगों को इनको लहू डाल दिया सर, इसमें लास्टली आपने इनके मुंह को लहू लगा दिया है, इन तीनों ने, इनको सियासतदानों को, कि जनाब कि आप जो है ना, आप हमारे पे दबाव डालें, हमें गालियां दें, हमें यहाँ पे घसीटें, हमें डिफेम करें, हम आपको उसके बाद पावर में लेके आएंगे, जितवाएंगे। तो सबसे बड़ा गुनाहगार अगर मुझसे पूछे ना, मैं इमरान खान साहब को समझता हूँ, ना मैं जरदारी साहब को, ना नवाज शरीफ साहब को, तो ना किसी और को। मैं इन तीनों को, जो हमारे मेन पिलर्स हैं, ये जो अगर जिनके हाथ में पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, इन लोगों ने उनके मुंह को लहू लगाया है कि आप आएँ, हमारे साथ हैं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपके सहूलतकार बनते हैं, आपकी मर्जी का रिजल्ट लेकर देंगे, और बदले में आपने हमारे साथ मिलकर खेलना है। किसी को एक्सटेंशन चाहिए तो किसी ने चीफ बनना है, तो किसी ने कोई 2028 तक वजीर आज़म। ये बड़ी तल्ख हकीकत है। ब्लेम लाइज एट दीज 3, ये इन तीनों को। मैं तो चाहूंगा कि मैं आपको दबा लूं, राना साहब को, काजी साहब को दबा के अपना काम करवा लूं। आप क्यों होने दे रहे हैं? ये इतने बड़े पावरफुल लोग थे, तो उठा के पैर मारते। नहीं, बट बात वही है ना सर, हम क्यों सर बात वही है ना कि वो फिर जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं खत्म होंगे ना, कि जी एक नया प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट, तो फिर काम ठीक नहीं होगी। राना साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा जी सिस्टम किसने बनाने थे। वो मसला मेरा जो बुनियादी, मैं इख्तलाफ नहीं करूंगा, लेकिन मेरा आर्गूमेंट सिर्फ ये है कि जी सिस्टम जितने मर्जी आप अच्छे बना दें, कानून साजी आप जितनी मर्जी अच्छी कर दें, हमारे मुल्क में हर चीज़ के वेरिएबल्स तब्दील हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो कंसिस्टेंट रहती है, वो है मुक्तदर हल्का, यानी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, उसका फुटप्रिंट, उसकी अहमियत, उसका इम्पैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस, वो हर जगह मौजूद रहता है। अच्छा नहीं लगता, अपना हवाला देना अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, लेकिन आपने बात ऐसी कह दी है ना कि प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, मुक्तदरा सारा, फेयर इनफ। मुझे एक चैनल में कहा गया कि फलां जाए जनरल साहब से मिल लें, फलां प्राइम मिनिस्टर से मिल लें, तो आपकी नौकरी बात जग में मैं नहीं मिलता हूँ, कि घर जाए, मैं घर चला गया। सर इतनी देर लगती है आपको, ना करनी है ना, फिर ना करें। हमारे ये जो मुक्तदरा अगर इनको बनाना चाहती है इनके जरिए, तो मत बने, मतलब ना कर देना छोटी सी। सर ना नहीं कर देना, यही तो मसला है ना सर मसला ये ना, ना नहीं करते सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ, फिर जब ना नहीं करनी, नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं करनी, खान साहब ने भी नहीं करनी, जरदारी साहब ने नहीं करनी, फिर कहां से मारे? अच्छा चले, इस पे खुली बात कर लेना, इस पे खुली बात सिर्फ ये कर लेते हैं कि पाकिस्तान में डील के बगैर
क्या सियासतदान या कोई सियासी जमात इक़्तिदार में आ सकती है, ये नहीं, ये तल्ख बात है। बट लेट्स स्पिल द बीन्स, जरा इस पर खुली बात करें एक ब्रेक के बाद। मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ तब्दील नहीं होता तो वो ये कि मुक़्तदर हल्का और उससे जो सियासी जमातों की कुर्बत है या कुर्बत हासिल करने के लिए जो पापड़ सियासी जमातें बेलती हैं, जो सियासी कायदीन बेलते हैं पापड़, वो क्या है, उस पर बात हो जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर जाऊँ, परवेज़ खटक साहब का बड़ा दिलचस्प बयान सामने आया और उसका ऑपरेटिव पार्ट, मोटी बात यह है, उन्होंने कहा जी बानी PTI हरदर्मी करते थे और किसी की नहीं सुनते थे, सिर्फ अपनी चलाते थे। आप सारा वक्त किसी से अपनी खिदमत नहीं करवा सकते, कुछ सुनना भी पड़ता है। फैसले एकतरफा नहीं होते, लेकिन बानी PTI अपनी मर्जी करते थे। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामले पर भी अपनी मर्जी करते थे। कोई आपको लेकर आए और आप उसकी ना सुने तो नतीजा आपके सामने है। जनरल फैज़ के साथ बानी PTI के अच्छे ताल्लुकात थे, वो जनरल फैज़ को सपोर्ट करते और उनकी मदद भी करते थे। इट्स नॉन फैक्ट कि वो स्पीड डायल पर थे जनाब इमरान खान के। खैर स्पीड डायल की भी क्या खूबियाँ हैं जी, वो बदलता रहता है। लेकिन सवाल ये है काजी साहब, जेड़ा तुहानू लैके आए ना उहदे नाल अखां नहीं कड्डी दियां फिर नहीं, मैं एक यहाँ से दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की आपने, मैं तो 1 मिनट लूँगा जी। एक तो पहले है कि कहते हैं हमें क्यों निकाला, पुछता कोई नहीं, मैंने रखिया क्यों सी तुसी, तो रखिया किवें सी। माशाल्लाह वो किहड़े ओ साफे हमीदा और उसवा हसना सन जिहदी बुनियाद पर जनाब नू लाया गया सी। मियां साहब की बात मैं हाँ बताएं ना क्यों लाया गया था। क्या प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय PPP एंड PPP के वर्कर ने जितनी मार खाई, मैं विटनेस हूँ उसका। ये शाही किला यही था यहाँ पे जो हमारी बच्चियों औरतों के साथ हुआ, जो मैं नाम नहीं ले जाता। अच्छा आए आप गलत तरीके से, कहने कड्डो सही तरीके नाल, और जो आया ही गलत तरीके से है वो सीधे तरीके से कहने कड्डना है। एंड देन यू हैव स्पेस आपने उसको कर दिए, कंसीड कर दिए। अब आपने एक बड़ा अहम सवाल किया, क्या आवाम के जरिए कोई आ सकता है? अरे क्यों नहीं आ सकता, मगर इनके पीछे क्यों आएगा। 1970 के इलेक्शन में थोड़ी देर के लिए भूल जाएं जो मुजीब के साथ पाकिस्तान की उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने किया, मगर भुट्टो आया था, उसने बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स की थी, 2 बंदे भेज के कर ली थी उसने। क्यों? कि गलियों में इनकलाब था, जैसे हम अब गालियां देते हैं और आउट ऑफ फैशन कहते हैं ना अवाम की सियासत, जैसे अब गाली बना के रख दिया आपने सोशलिज्म को और इस चीज को। आज क्या हुआ, अब तो अशराफिया की सियासत है ना। तो फिर आप जाएं लाइन में लगे, गाड़ी की डिग्गी में बैठे, बुर्का पहने जाएं, यही कर रहे हो ना तुम लोग। ये कहना कि नहीं हो सकता। आज मैं मिसाल देता हूं, बोलिविया में कू अमेरिका ने करवाया, वो अर्जेंटीना भाग गया, एवो मोरालेस, वहां से उसने इलेक्शन लड़ा, और जिसने कू किया था अमेरिका की बेस पे उस वक्त वो जेल में है। दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है, मगर हुआ क्या, पहली दफा उसने वहां की तेल और ये जो कहते हैं ना 2 नंबर नेशनलाइज करो, ये वो सब, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। जितनी आपने नेशनलाइजेशन की वो सारे कार्टल बन गए। बिजली का कार्टल किसने बनाया? प्राइवेटाइजेशन ने। ऑयल का कार्टल किसने बनाया? प्राइवेटाइजेशन ने। ये झूठ बोलते हैं और सच नहीं बोलते, और आज वो कार्टल हुकूमत के ऊपर छाए हुए हैं। इलेक्शन को 2 नंबर तरीके से फंड करते हैं, अपने मुलाजमों को वहाँ वजीर लगवाते हैं। कौन होता था यहाँ पे? सारी जमातों के लिए, सब जमातों के लिए। अब बात यह है कि हो सकता है, मगर आपके एजेंडे वेलफेयर के हैं ही नहीं, आप तो सारे शराफिया के मुलाजिम। बट सारी सियासत जमातों के लिए। अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि भाई मुझे क्यों निकाला, तो भाई सही तरीके से आप आए नहीं थे। बट आज अगर इमरान खान की जमात कहती है कि हमारा रगड़ा निकल रहा है, तो उन पे भी यही अप्लाई होता है कि तुसी आई सजना दे नाल से। इमरान खान को 21st प्लेस 2018 में गवर्नमेंट में मेरी इतलात डिफरेंट है। इमरान खान की सीटें तोड़ी गई थी, और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदे ने बताया, मैं जिसका नाम नहीं लेना चाहता था यहाँ बैठ के। अच्छा ठीक है ना। अच्छा भाई, जब तुम कहो जी मैं बाहर बैठता हूँ, अगर नजरियाती सियासत कर रहे होते खान साहब, कहते लो जी करो 1.5 महीने में 4-6 महीने में इनकी औकात सामने आ जानी थी। ये बान कभी पति का जो कुंभा कहते हैं आप। बात यह कि इमरान खान भी नजरियाती सियासत नहीं कर रहे थे, और वो पता नहीं उन्होंने कहा था जी कि मैं मुझसे ज्यादा यूरोप को कुछ नहीं जानता। आपको क्या पता हो यूरोप? 17 साल की उम्र में आप तो सेलिब्रिटी बन गए थे। आप तो वो अपने जो आपके सुसर नहीं, उनको वैसे हर चीज में खान साहब कहते थे उनको उनसे ज्यादा कुछ नहीं जानता। बट सर बात यह काजी साहब, खुली बात है ना, जब आपका मतलब आ जाए, जब आपको इक़्तिदार नजर आ रहा हो, कुर्सी नजर आ रही हो, ये मुहावरा जरा ऑफेंसिव है, बट आई डोंट नो वो मुहावरा, आप तो अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हो, कहते हैं स्लीपिंग विद द डेविल। जदू तुहानू मौज आई होवे तो फिर आप अपने सारे नजरियात को त्याग दें और कहें कि नहीं मैंने सियासत करनी है, मैंने इक़्तिदार हासिल करना है। पावर पॉलिटिक्स यही है। एक फिक्र बता, आज जो हो रहा है
जो अदालतों के बाहर जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हो रहा है, क्या ये नज़र नहीं आता उन लोगों को जो आज बेनिफिशरी हैं कि अरे भाई ये जो जगह दे रहे हो कल यही तुम्हारे लिए इस्तेमाल होनी है और हो रही है। अच्छा मैं राणा साहब, ये जो आज हो रहा है ये तो फिर कहते हैं ना टेबल्स टर्न, हालात वक्त बदल जाता है। तो आज रिसीविंग एंड पर अगर पीटीआई है, कल कोई और होगा। बुनियादी हकायक तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे और जो असल ताकत है वो कहीं मौजूद रहेगी। शुक्रिया मुनीब साहब, मैं काजी साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आपने 2-3 दफ़ा उनको कहने पे मजबूर किया कि आज और इमरान खान पे भी वो मिला के बात करें, वरना वो जो प्राइवेटाइजेशन से लेके मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जिसने पैसे बनाए हैं हिसाब ले लेते, पकड़ लेते। खान साहब के पास 4.25 साल अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का पूरा हथियार मौजूद था, जिसको मर्जी लंबा डाल रहे थे, 3-3 दफ़ा अरेस्ट कर रहे थे, किसी ने रोका था? करा लेते साहब भाई। जज भी इनके थे, सरतपा नैब का चेयरमैन, बाकायदा पेशे खिदमत था, जिसको मर्जी पकड़वा लो। महकमा ज़राअत जनूबी पंजाब में 2018 के इलेक्शन से पहले आबाद हुआ था, कोई नहीं बोलता उसके ऊपर, सबको आज याद आता है। भाई बात यह है कि फिर आप कहानियां सोशलिज्म की ना करें ना, फिर बराबरी की बात करें। आपको पूरी फैसिलिटीज़ दी गई, आप नहीं अवेल कर सके। मुझे बताएं, जिस नवाज शरीफ को सब मतून करते हैं, उसने क्या आपके 4.25 साल वाले ने क्या काम किया? कोई काम तो मुझे बताएं कि उसने ग्राउंड पे ये काम किया। कोई गिनने वाला होगा, कोई बताने वाला होगा हमें। एक बात, रऊफ क्लासर साहब मिसाके जमहूरियत के ऊपर बहुत अच्छा बोलते हैं कि जी वो दोनों बाद में मुशर्रफ के साथ और ये सारे मिलते रहे, लेकिन मैं क्लियर हूँ, मिसाके जमहूरियत के बाद प्रोजेक्ट इमरान खान इसीलिए आया कि इन दो जमातों को, पीपल्स पार्टी और नून लीग को जुर्रत कैसे हुई कि ये हमारे बारे में बात करें या कोई जमहूरियत की बात करें कि हमें आपस में बात करनी है। फिर लाए उस लाडले को, और मुझे उस वक्त भी चौधरी शुजात हुसैन ने बताया कि 2002 में 7 सीटें फरिश्तों ने दी। उबैदुल्ला शादी खेल जीत गया था खान साहब से, उसे हराया गया। हुमायूं अख्तर हार गए थे, उनको जिताया गया। कादरी साहब हार गए थे, उन्हें जिताया गया। ये 2002 की बात कर रहा हूं, वरना ये उस वक्त भी। फिर उसके बाद एक पूरी लाइन लगी है जिनके ऊपर सब बोल चुके, उनके अपने सारे पुराने यार दोस्त। भाई आपके पास ऐसा इक्तदार था कि हर चीज आप ठीक कर सकते थे और आप 10 दफा जीतते। आप अगर उस्मान बुज़दार को ना लाते, जिसका पहले 6 महीने में हर महीने सर्किट हाउस डेरा गाजी खान का खर्चा 30 लाख रुपए था, और वहां से ही टीके मशहूर हुआ कि कितने करोड़ का टीके लग के, एक साहब का नाम है ना जी, और वो डीसी आप बोल लेता हूं। ठीक, ये सारे लोग जो है ना, मैंने सबसे पहले इस टीके का नाम दिया था जब जेलम में लगा था। ठीक है, ये ब्यूरोक्रेसी हर एक के लिए एक जैसी है। जिस तरह मतलब जजेस को आपने मतून कर दिया, उनको जीरो किया, वहां पे भी कोई अच्छाई नहीं है, लेकिन वो भी 150, 275 नहीं। राणा साहब आपने तारीख बता, मुझे क्या बताया, जज केस सुन रहे होते सर। बर बात ये है, मैं इसलिए भी जो असल बात काजी साहब ने, जो मेरा सवाल था उसमें पकड़ा, उन्होंने कहा कि यार बिल्कुल बगैर डील के भी सियासतदान आ सकता है और बगैर डील के इलेक्शन जीत सकता है। मुझे उन्होंने कहा कि ये बात गलत है अगर आप ये तासुर कोई देता है। आज सवाल ये हर कोई कह रहा है कि इमरान खान अगर डील करके आए या वो प्रोजेक्ट था, तो क्या अब नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा? इसके बारे में अब आपको, हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। नवाज शरीफ जब 90 में आया था ना, वो कहते हैं एकदम आइडिया याद आ जाती है भाई, वो उसमें मुस्तफा जतोई वजीर आजम था, नवाज शरीफ ने उसे तोड़ा था और आया तो आगे एस्टेब्लिशमेंट का अगला मोहरा उसके गले पड़ा हुआ था, गुलाम इसाक खान मरहूम की सूरत में। बड़े अच्छे नेक नाम आदमी थे, लेकिन डीसी इस्लामाबाद पे दिखा देते थे कि नहीं मेरी मर्जी का लगेगा। फाटा में आप सरदार याकूब नासिर मिनिस्टर स्टेट्स एंड फेडरेटरी रीजन थे, आप नहीं घुस सकते। फिर उनका रास्ता गौर अयूब खान ने कौमी असम्बली से प्रेसिडेंसी का रोका कि आपकी औकात फिर यह है कि फिर आप दूसरे गेट से जाएंगे। यहां पर जमहूरियत के जो लड़ता है ना, फिर बदले में बंदे डाले जाते हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ लड़ के आखिर एग्जाइल में गए और दोनों ने एक मुआहदा किया। कौन लाए? इमरान खान लाए। बट सर उसके बाद इन दोनों जमातों ने, राणा साहब सर कथा कलामी, सर इन्होंने आपस के साथ क्या किया सर 2006 के बाद? ये भी तो देखे ना सर। मैं 1 मिनट में आपको वहीं आ रहा हूं। जब इमरान खान को पता चल गया था, उनके बकौल 10 दफा उन्होंने कहा मुझे साल पहले पता चल गया था, तो उनका काम नहीं था सियासतदानों से बात कर लेते। मैं आपको बताऊं, कोई नवाज शरीफ, कोई जरदारी 1 मिनट में इनके साथ बात करने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन ये तो उस दिन इस्टेब्लिशमेंट के पास गए। 30 मार्च को जनरल बाजवा को कहा इन्होंने, वो स्टोरी मैंने उस दिन ब्रेक की कि जी किसी तरह आप अदम एतमाद वापस लें, मैं असेंबली तोड़ दूंगा। 31 को मीटिंग की, वहां बाजवा साहब बैठे पूरी पीडीएम के साथ, उन्होंने कहा हम नहीं मानते, अब हम इसको, चाहे वो सारे साथ थे, लेकिन कब माना? और फिर 4 अगस्त की रात को माना सियासतदानों को कि पीडीएम देख ले, एस्टेब्लिशमेंट देख ले। ब्रेक के बाद जी वापस आते हैं। रऊफ क्लासर साहब इसके बारे में क्या कहते हैं? पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात या कोई सियासतदान, खुली बात है जी, डील के बगैर आ सकता है और इक़्तिदार कर सकता है। काजी साहब ने मिसाल दी, माजी की दी, उसके बाद जो हुआ हमारी सियासी तारीख में हमारे सामने। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ भी।
प्रोफेसर साहब, क्या हम दायरों के अंदर घूम रहे हैं और क्या हम दोबारा वही हो रहा है हमारे मुल्क में? ये तो खैर अपनी जगह, लेकिन आप आज की हालात देख लें और पिछले भी कुछ अरसे में चले जाएं, 10, 12, 15 सालों में कोई भी बगैर समझौता किए, बगैर डील किए, बगैर इक़्तिदार में आया, और क्या वो इक़्तिदार में आ सकता है अब? सर, बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ डिबेट हो रही थी और पॉइंट्स आए हैं। आई मस्ट से एक सवाल ये कि पिछले, मतलब मैं तो जब से मैंने वो क्या कहना चाहिए कि तकरीबन 84-85 के बाद मैंने कुछ सियासत में कोई अखबार के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए, पढ़ाने के ज़रिए मैंने दिलचस्पी लेना शुरू की थी पॉलिटिक्स में। तो मतलब उस अखबार पढ़ते थे साहब, 80s की अर्ली की बात कर रहा हूँ, उसमें मुझे तो कोई चेंज नज़र नहीं आ रही। कोई पॉलिटिकल नए फेसेस आए हैं तो कोई इन पिछले कोई 40-50 सालों में तो खान साहब आए थे, मतलब जिनसे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थीं, और जो उनके बयानात अब अगर आप उठा के देखें जो टीवी शोज़ में कहते थे, जिनसे लोगों को तवक्कुआत थी, मतलब पूरे ऑलमोस्ट एवरीबॉडी थॉट के उनका जो इमेज बनाया गया था, तस्वर दिया गया था कि खान साहब आएंगे और बड़ा कुछ यहाँ पे डिलीवर करेंगे, और बहुत बड़ी तैयारी थी। मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ। खान साहब को सबसे बड़ा दावा ये था कि वो मियाँ साहब को कहते, मियाँ साहब जान दो और साड़ी वारी आन दो कि अब हम तैयार हैं, फुली प्रिपेयर्ड हैं। और हम 2013 के इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा, बल्कि उस वक्त भी कहा था कि अच्छा हुआ यार कि हमारी वो नहीं आई, हमें मेजॉरिटी नहीं मिली थी, हम तैयार नहीं थे। अब हमने KPK में भी एक्सपीरियंस कर लिया, अब हम पूरी तरह तैयार हैं। और हमारे पास 100 कमेटीज़ बनी हुई थी, दुनिया जहाँ के दानश्वर, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट सारे पहुँच गए। उन्होंने कहा जनाब खान साहब जो है ना, ये भोले आदमी है, लोग इनको कहाँ पर चरा ना लें, खान साहब की मदद करने और इनको हमने कामयाब करना, एवरीबॉडी, और बड़ा सिंसियरली। ठीक सर, मुझे याद है पहली मुलाकात हुई इनकी वज़ीर आज़म साहब की, इनकी इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे, इनकी मुलाकात हुई इन सहाफ़ियों से, एंकर से, सारे इस्लामाबाद के, और जिनसे बड़ा उनका पुराना मिलना जुलना भी था, इंटरव्यूज़ भी दिए हुए थे। मैं भी उसमें शामिल था, मतलब उस क्राउड में जो बैठे थे, जहाँ पे मेरे 27 या 28 अगस्त को, 17 को शायद वज़ीर आज़म बने थे। बैठते ही उन्होंने वहाँ पे सामने बैठे थे काशिफ अब्बासी साहब जी, ये सारे यार दोस्त हमारे मौजूद थे वहाँ पे। उन्होंने कहा हाँ काशिफ पूछो। अच्छा, काशिफ अब्बासी साहब वाज़न्ट प्रिपेयर्ड कि भाई वज़ीर आज़म आए हैं, किसी से हाथ मिलाएंगे, 2 मिनट सलाम दुआ, जैसे फॉर्मल सी होती है। खान साहब आपको पता है इन ये चीज़ों पर बिलीव नहीं रखते, किसी से हाथ से मिलाएं। सो किसी से हाथ शेक किए बगैर सीधे बैठे। उन्होंने कहा हाँ जी पूछें जी काशिफ, आप पूछो। काशिफ वाज़न्ट प्रिपेयर्ड। तो काशिफ ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। तो काशिफ कहते खान साहब लगता है कि आपकी तैयारी नहीं थी वज़ीर आज़म बनने की, हुकूमत में आने की। कहते हाँ काशिफ बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, हम तो तैयारी नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं था। 10 दिनों बाद वो कहते मुझे तो पता ही नहीं था हुकूमत कैसे करनी है, क्या करना है, इसको कैसे चलाना है, हमने चीज़ें कैसे लेकर जानी है। 22 साल तक हमें बताते रहे हैं कि मेरी बारी आने दें, हमें सब कुछ पता है और हम सब कुछ डिलीवर करके देंगे और हमें सब चीज़ों का पता है। और मज़े की बात सुने मैं आपकी, जो मैं एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, हम सहाफ़ी ने मिलते हैं कि खान साहब की, उसी वक्त एक उनके ADCG है, उन्होंने कहा साहब वो प्रेसिडेंट फ्रांस जो है ना, उनकी टेलीफोन कॉल का टाइम हो गया है। वो आपको पता है सफारत डिप्लोमेट्स कितनी एफर्ट करते हैं, फलान टाइम पे इतने टाइम पे कॉल आएगी। वो खान साहब कहते हैं यार उनको बाद में कर लेंगे, ये हमारे सामने की बात है, कहते हैं बाद में कर लेंगे। उनको फिर उन्होंने आके कहा, शाहमूद कुरैशी साहब साथ बैठे हुए थे, शाहमूद कुरैशी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, उन्होंने भी नहीं कहा कि सारे सहाफ़ियों को छोड़ेंगे तो घर की वो बांदी वाला हिसाब है, कल बुला लेंगे। सर 3 दफ़ा ADC नहीं आया, 3 दफ़ा कहा कि सर वो प्रेसिडेंट फ्रांस इज ऑन कॉल, तो आप उनसे कॉल कर लें, बड़ी ज़रूरी है। खान साहब ने उनकी कॉल नहीं ली सर। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो तैयारियां थी, ये सारी चीज़ें थी। फिर जिस तरह खान साहब ने अपॉइंटमेंट्स की, मतलब है उस्मान बुज़ार साहब की भी बात हो रही थी, जिनके नज़दीक सबसे, जो मेरे लिए सबसे बड़ी बिग डिसअपॉइंटमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि हम जब उसमें उस नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, उनकी हुकूमतों में हमने लिखा भी सही, बोला भी सही, सफरिंग भी देखी, मुश्किलें भी देखी, ये सोचते हुए कि खान साहब जो हैं उनकी बहुत बड़ी तैयारी है, ये आएंगे, बहुत बड़ी टीम लाएंगे। आखिर पे वही एक ही नुक्ता है सर, जो तीनों पार्टीज का एक है, बंदा नलायक हो, निकम्मा हो, लेकिन हमारा वफादार हो, वो हमारा होना चाहिए। चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट को भी, एस्टेब्लिशमेंट को निकम्मा नलायक बंदा चाहिए सर। काबिल आदमी से उनको भी चीड़ एलर्जी है। सही है, काबिल आदमी अपनी मर्जी करेगा, आपके सामने वफादारी नहीं करेगा, आपको खुशामद नहीं करेगा। सो जहाँ पे आपको नलायक, निकम्मे और वफादार चाहिए, तो यही क्राउड है, इसी में बारियां लगती रहेंगी। मैं अपने तमामों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।